आज एनसीईआरटी की विज्ञान कक्षा 6 की सीरीज हम लोग पढ़ रहे हैं, जहाँ पे आज की जो टॉपिक है अध्याय 4 है। अब अध्याय 4 का मतलब ये है, ये जो सेशन है ये जीव विज्ञान का है, ये बायोलॉजी का सेशन है। बायोलॉजी में के हिसाब से देखा जाए तो हम सबसे पहले एनसीईआरटी को बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो होता क्या है, 6 में सारे अध्याय आपस में मिले होते हैं, तो हम उसे अलग अलग करके पढ़ाएंगे। तो मतलब आज का सीरीज में जो होगा वो हम लोग अध्याय 4 पढ़ेंगे, पौधों को जानिए। यह कक्षा 6 की विज्ञान की सीरीज होगी। पूरा क्रमवार आपको लास्ट में अगर आप देखेंगे तो पूरा जो लेसन है लेसन बार के हिसाब से मिलेगा। अगर आप चाहते हैं इसे सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ना, जैसे बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो कक्षा 6 में हम तीनों अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है अध्याय 4 पौधों को जानिए, इस वीडियो में हम इसे पूरा पढ़ने का प्रयास करेंगे, जहाँ पर जीव विज्ञान की सीरीज है और यहाँ पर सबसे पहले पौधों के बारे में जानेंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। क्लास खत्म होने की जो PDF है वो आपको मिल जाएगी ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर और टेलीग्राम पर। पौधों की बात करें तो पादप या उद्भिद प्लांट जीव जगत एक बड़ी श्रेणी है, जिसके अधिकांश सदस्य प्रकाश संश्लेषण द्वारा शर्करा जाति खाद्य बनाने में समर्थ होते हैं। ये गमनागम नहीं कर सकते। वृक्ष, फर्न, मांस आदि क्या है, पादप है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अगर हम अपने यहाँ पे देखिए टाइपिंग में थोड़ा इधर है, अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें दो तरह की वस्तुएं दिखाई देती हैं, सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं। अब आपको ये कहने की बात नहीं कि आप समझ जाएंगे सजीव और निर्जीव किसे कहते हैं। सजीव वस्तुओं में एक कोष की जंतु से लेकर बहुकोष की जंतु तथा पेड़ पौधे पाए जाते हैं। पेड़ पौधों का हमारे जीवन में अनमोल योगदान है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यह हमारे प्रदूषण को कम करते हैं और हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर हमें वायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं तथा इनसे प्राप्त होने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे औषधियाँ, मसाले, सब्जियाँ, खाद्य तेल, फल, अनाज से हमारा जीवन निर्वाह होता है। और इनसे हमें ये केवल ऑक्सीजन ही नहीं देती, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन देने के साथ साथ ये हमें औषधि देती हैं, मसाले देती हैं, सब्जियाँ देती हैं, खाद्य तेल देती हैं, फल देती हैं, अनाज देती हैं, जिससे हमारा जीवन निर्वाह होता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फ्रूट्स हैं, सीड्स माने फल हैं, बीज हैं, पत्ते हैं, फूल है, तना है, जड़ है और शाखाएं हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं ट्रंक है, रूट्स है, ब्रांचेज है, सीड है, फ्रूट्स है, फ्लावर है, लीफ है। तो इस प्रकार इसे एनसीईआरटी का चित्र है, एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये पेड़ पौधों के भाग के बारे में पढ़ेंगे। पेड़ पौधों के भाग क्या, देखिए आप लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश से जरूर जुड़े रहिएगा, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। पेड़ पौधों के प्रकार एवं भाग की विस्तृत जानकारी के लिए इन्हें दो भागों में बांटा गया है, जड़ तथा तना। इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, जड़ तथा तना। अब हम बात करते हैं जड़। पेड़ पौधों का वह भाग जो जमीन के अंदर पाया जाता है उसे हम जड़ कहते हैं, जो पेड़ पौधों के अंदर पाया जाता है। जड़ के अगर कार्य की बात करें तो आप जरा कमेंट करके बताइए कि जड़ के क्या क्या कार्य हैं। जड़ें जो हैं पेड़ पौधों को आधार प्रदान करती हैं। जड़ें जमीन से खनिज पदार्थों का अवशोषण कर पेड़ पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। माने जड़ के अगर कार्य की बात करें तो पेड़ पौधों को सबसे पहले आधार प्रदान करती हैं, बीज प्रदान करती हैं। जड़ें जो है जमीन से खनिज पदार्थों का अवशोषण कर पेड़ पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का भी काम करती हैं। अगर जड़ के प्रकार की बात करें तो वैसे दो प्रकार के जड़ों की व्याख्या एनसीईआरटी की किताबों में मिलती है। कौन कौन जड़ें दो प्रकार की होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। मूसला जड़ें और रेशेदार जड़ें, जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं। रेशेदार जड़ों को और किस नामों से जाना जाता है, कमेंट करके इस वीडियो में ज़रूर बताइएगा। आगे हम बात करें जड़ों के प्रकार। जब हम जड़ों के प्रकार की बात करते हैं तो यहाँ पे मूसला जड़, ये कौन सी है, ये देखिए मूसला जड़ है, जो पहला प्रकार था। ये दूसरा है अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये, और जो सीधी दिख रही है आपको, ये मूसला जड़ के उदाहरण हैं। आइए इनके बारे में भी हम लोग अलग अलग अध्ययन करके जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे मूसला जड़ क्या होता है। चित्र देख के आपको समझ में आ गया होगा। मूसला जड़ की अगर हम बात करें तो मूसला जड़ जो है टॉप रूट कुछ पौधों की मुख्य केंद्रीय जड़ होती है। एक क्या होती है, मुख्य केंद्रीय जड़ होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जिसमें से अन्य जड़ें निकलती हैं। जिसमें से क्या होती हैं, अन्य जड़ें निकलती हैं। प्रायः मूसला जड़ लगभग सीधी और मोटी होती है। प्रायः अगर मूसला जड़ की बात करें सीधी और मोटी होती है, जिसकी चौड़ाई नीचे जाते जाते घटती जाती है। इसकी चौड़ाई जो है नीचे की तरफ जाने पर घटती जाती है। ये अक्सर सीधी नीचे की ओर बढ़ती है। अक्सर ये क्या होता है, सीधा एकदम नीचे की तरफ बढ़ती हैं। अब आप बताइए कि मूसला जड़ के कौन कौन से एग्जाम्पल आप जानते हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर जवाब दीजिएगा।
जितने भी लोग इस वीडियो को यहाँ पर देख पा रहे हैं, सभी लोग इस वीडियो के फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे। जैसे गाजर है, मूली है, सलजम है, प्याज है, तो आप लोग इस वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा। हम बात करते हैं रेशेदार जड़ों की। रेशेदार जड़ों की बात करेंगे और उनकी डायग्राम को भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। रेशेदार जड़ें हैं, कुछ पौधों की कोई मुख्य जड़ नहीं होती, इनमें रेशे जैसी बहुत सी जड़ें होती हैं, इन्हें रेशेदार जड़ कहते हैं। ये जड़ें मिट्टी में चारों ओर फैल जाती हैं और पौधों को मजबूती से पकड़े रखती हैं। ये क्या करती हैं, मिट्टी में चारों तरफ फैल भी जाती हैं और पौधों को मजबूती से पकड़े रहती हैं। इनकी एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आपके सामने है, ये देख पा रहे हैं। मतलब यहाँ पर इनकी कुछ मुख्य जड़ें नहीं होती, इनमें रेशे जैसी बहुत सारी जड़ें होती हैं, इसलिए इन्हें रेशेदार जड़ कहते हैं। ये जड़ें मिट्टी में चारों तरफ फैल जाती हैं और पौधों को क्या करती हैं, मजबूती प्रदान करती हैं। जड़ के बाद हम अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे, तना। ठीक है, तना में क्या क्या पढ़ना है, पेड़ पौधों का वह भाग जो ज़मीन के ऊपर पाया जाता है उसे तना कहते हैं। तना के कार्य क्या क्या, वैसे आप कमेंट करके बताइएगा तना के क्या क्या कार्य हैं। आप कहेंगे इसके प्रमुख कार्य जड़ों द्वारा अवशोषित जल जो खनिज पदार्थों को पौधों के अन्य भागों तक पहुँचाना है। जड़ों द्वारा जो अवशोषित जल और खनिज पदार्थ होता है वो पौधों के अन्य हिस्सों तक पहुंचाना, जैसे पत्ती तक, फूल तक, फलों तक, बीज तक पहुंचाना। ये किसका काम है, तना का। ये आपकी परीक्षा में सवाल यहाँ से पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिए। अगर साथ में नोट्स बनाते चल रहे हैं तो नोट्स भी बनाते चलिए। पौधों के विभिन्न नाम अगर हम जाने तो देखते हैं पौधों के विभिन्न भाग कौन से हैं, विभिन्न भागों के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने तना तो पढ़ लिया है, वो और देखेंगे। पौधों के दो भाग होते हैं, जड़ और तना। तने को पत्ती, फूल, फल, सब्जी फल, बीज में बांटा गया है। तने को पत्ती, फूल, फल, बीज में भी बांटा गया है। आइए देखते हैं, पहले तो हम लोग पत्ती को पढ़ते हैं। पहले क्या पढ़ते हैं, पौधों के अन्य विभिन्न भागों को। हमने जड़ पढ़ लिया, तना पढ़ लिया, अब पत्ती पढ़ते हैं। यह पौधे का हरा भाग होता है। पौधे कैसा हरा भाग होता है, इसका हरा रंग इसमें पाए जाने वाले क्लोरोफिल के कारण होता है। मतलब ये हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। पत्ती के प्रमुख कार्य, पत्ती सूर्य के प्रकाश में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। मतलब अगर हम बात करें तो पेड़ पौधे जो हैं ये प्रकाश संश्लेषण कब करते हैं, जब सूर्य की उपस्थिति में। किसके द्वारा करते हैं, पत्तियों के द्वारा करते हैं। तो पत्ती का पहला काम क्या हो गया, मुख्य कार्य हो गया कि पत्ती सूर्य के प्रकाश में जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके अपने भोजन का निर्माण करती हैं। ठीक है, अब हम पत्तियों के कुछ चित्र देख लेते हैं। अब आपके सामने कुछ पत्तियों के चित्र हैं। आप इन पत्तियों को चित्र को ध्यान से देखिए और अपने मन में समझने का प्रयास करिए। ये सब एनसीईआरटी का डायग्राम है। अगला है, हम लोग पढ़ेंगे फूल। आइए फूलों के बारे में पढ़ लेते हैं, ये भी आपकी परीक्षा का टॉपिक है। फूल यह पौधे के रंग बिरंगा सबसे आकर्षक भाग होता है। इसके 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग जिसे पुंकेसर कहते हैं फूल का नर भाग, जायांग स्त्री केसर फूल का मादा भाग। यहाँ पर हम लोगों ने 4 भाग दे दिया, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। तो 4 भाग हो गए। फूल के प्रमुख कार्य प्रजनन में सहायता करना है। अगर फूल के प्रमुख कार्यों की बात करें तो इसका मेन काम है प्रजनन में मदद करना, प्रजनन में सहायता करना। अब इनमें डायग्राम में जो भी आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं इस नोट्स में, जो साइंस की नोट्स हम एनसीईआरटी के पढ़ रहे हैं, इसमें आपको क्या बताना है, इनके नाम बताने हैं कौन कौन से फूल है। ठीक है, अगर हम इनके नंबरिंग कर दें तो क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इनके नाम आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। संसार का सबसे बड़ा जो फूल है वो रफलेशिया है। ठीक है, आप चाहें तो इसे याद भी कर सकते हैं। अगला है, संसार का सबसे छोटा फूल वुल्फिया है। आगे, संसार का सबसे लंबा फूल टाइटन एरम है। फूलों की अवस्थित घाटी चमोली घाटी उत्तराखंड में। फूलों की अवस्थित घाटी जो है चमोली में उत्तराखंड में है। अब देख पा रहे हैं चमोली का चित्र है। अब हम पढ़ते हैं फल की तरफ। फल के बारे में भी पढ़ लेते हैं। पेड़ पौधों का वह ऐसा भाग है जिसका निर्माण अंडाशय से होता है। इसका प्रयोग खाने तथा दवाई के साथ साथ दूसरे कार्यों में भी किया जाता है। अब सारे फल को देखकर आप उसके नाम गेस करिए और बताइए। उम्मीद करते हैं आप इसका नाम बताइए ज़रा क्या है। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बचपन में आप सभी ने खाया होगा। हमारे ऐसे तूत कहते हैं, आप क्या क्या कहते हैं कमेंट करके बताइएगा। हम बीज की तरफ बढ़ते हैं। यह जो टॉपिक है ये बीज का है। पेड़ पौधे के इस भाग का निर्माण फूलों में पाए जाने वाले बीजाणु से होता है। यह एक ऐसा भाग होता है जिसके अंदर
नए पौधे का पूरा अस्तित्व छिपा होता है। इसका प्रयोग तेल निकालने तथा खाने के लिए किया जाता है। आप इसे देख पा रहे होंगे, ये इलायची है। अब हम पौधों के प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ बढ़ते हैं? पौधों के प्रकार की तरफ। अगर पौधों के प्रकार एवं भाग के विषय में बात करें, तब पौधों में पाई जाने वाली विभिन्न विशेषताएं और आकार के आधार पर पौधों को निम्नलिखित में रूप में वर्गीकरण किया जा सकता है। पहला क्या है? साग। ठीक है, हर्ब्स इसे कहा जाता है। इस प्रकार के पौधे आकार में बहुत छोटे होते हैं। इनका तना हरे रंग का और अत्यधिक कोमल होता है, जैसे मेथी हो गया, पालक हो गया, धनिया हो गया आदि। हरे और कोमल तने वाले पौधों को क्या कहते हैं? शाक कहते हैं। क्या कहा जाता है? इन्हें शाक कहा जाता है। ये छोटे, कोमल और अकाष्ठी पौधे होते हैं। भूमि के सतह के ऊपर इनका कोई अस्थायी भाग नहीं पाए जाते। इस श्रेणी की पौधों की अधिकतम लंबाई 1 मीटर 3.32 फीट तक हो सकती है। ऐसे साकी पादप एक वर्षीय जैसे सरसों, द्विवर्षीय जैसे चुकंदर अथवा बहुवर्षीय जैसे देवकेल हो सकते हैं। बहुवर्षीय साकी पौधों में प्राय रूपांतरित तने के रूप में भूमिगत प्रकंद पाया जाता है, जिसके द्वारा प्रतिवर्ष नई वायवी प्ररो शाखाएं उत्पन्न होती है। अनेक वनस्पतियां शास्त्रियों द्वारा केले के पौधों की भी बहुशाख के तौर पर निरूपित किया गया है। माने केले को भी बहुवर्षीय शाख के तौर पर निरूपित किया गया है। अब हम बढ़ते हैं झाड़ी की तरफ। झाड़ी, कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता। उन्हें हम झाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? झाड़ी। आइए झाड़ी की कुछ चित्र देख लेते हैं। यह है आपकी झाड़ी। मतलब कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप निकलती हैं। तना कठोर होता है लेकिन मोटा नहीं होता। इन्हें हम झाड़ी कहते हैं। झाड़ी इस प्रकार के पौधों का आकार शाख की तुलना में बड़ा होता है तथा इनका तना मोटा और कठोर होता है। इस कठोर तने के आधार पर कई शाखाएं निकलती हैं, जैसे गुड़हल है, नींबू है और गुलाब है। ठीक, और आगे चलते हैं हम। अब हम वृक्ष की तरफ बढ़ेंगे। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं। इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे भूरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। इन्हें ही हम क्या कहते हैं? वृक्ष कहते हैं। आइए इस वृक्ष के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वृक्ष बड़े एवं विशाल पौधों को वृक्ष कहा जाता है। वृक्षों का तना कठोर, मोटा एवं भूरे रंग का होता है, जिसमें कई शाखाएं निकलती हैं, जैसे पीपल, नीम, जामुन, आम आदि। अब हम पढ़ेंगे लता के बारे में। लता क्या है? अब ध्यान से देखना है। यहाँ पे जो स्वयं ऊर्ध्वाधर दिशा में खड़ी नहीं रह सकती, जिनके तने पतले और कमज़ोर होते हैं और इतने लंबे होते हैं कि स्वयं खड़ी नहीं होती बल्कि किसी अन्य वृक्ष, दीवार, जमीन आदि पर पसरते हुए वृद्धि करती हैं। कमज़ोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? लता कहते हैं। लताएं की बात करें तो पौधे अत्यंत कमज़ोर होते हैं, अर्थात स्वयं सीधे खड़े नहीं हो सकते। इनके स्थिर रहने के लिए सहायता की जरूरत पड़ती है। इन लताओं को भी दो भागों में बांटा गया है, एक विसर्जी लता, दूसरा आरोही लता। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विसर्जी लता। आइए विसर्जी लता के बारे में जानते हैं। ये लताएं तो ज़मीन के बहुत बड़े भूभाग पर फैली होती हैं। उन्हें विसर्जी लताएं कहा जाता है, जैसे तरबूज हो गया, खीरा हो गया, खरबूजा हो गया, पुदीना हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आरोही लता। आरोही लता क्या होती है? वह लताएं जिन्हें सीधा खड़े होने के लिए किसी दूसरे पौधे अथवा ढांचे की सहारा लेना पड़ता है, उन्हें हम आरोही लता कैसे? अमरबेल है, मटर है, मनी प्लांट है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग पत्तियों की फलक, सिरा, सिरा विन्यास, रंध्र, पड़विंत, इस पर बात करेंगे। मतलब हम पत्तियों को ध्यान से पढ़ते हैं। पहला है फलक। अब आपके मन में आएगा, सर फलक क्या है? पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहते हैं? हम फलक कहते हैं। मैंने पत्ती के चपटे हरे भाग को हम फलक कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं फलक आपको समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं सिरा की तरफ। चित्र भी देखिएगा, जल्दी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जब एक पत्ती को कागज पर रखकर छापा जाता है तो इन रेखित संरचनाओं में सिराओं को छाप उभर आता है। अगर इन पत्तियों को छाप जालिका रूपी सिरा विन्यास की तरह उभरा हो तो इनकी जड़ें मूसला जड़ होंगी। अगर इन पत्तियों को छाप जालिका रूपी सिरा विन्यास की तरह उभरा हो तो जड़ें कैसी होंगी? मूसला होंगी। अगर इन पत्तियों की सिराओं का छाप एक दूसरे के समानांतर हो तो उनकी जड़ें झकड़ा जड़ होंगी। पत्ती की इन रेखांकित संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? सिरा कहते हैं। अब देखिए, अब पत्ती देखकर ये बता सकते हैं उसकी जड़ें मूसला हैं या झकड़ा हैं। ठीक है,
तो कमेंट करके बताइए कि जो सामने ये पत्ती दिख रही है इसका क्या है। उभरा है तो जड़ें मुसला होंगी, और अगर छाप समांतर है तो कैसी होंगी, झकड़ा जड़ होंगी। सिरा विन्यास, घास की पत्तियों में ये सिराएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, ऐसा सिरा विन्यास समांतर सिरा विन्यास कहलाता है। देख रहे हैं ना, समांतर सिरा विन्यास कहलाता है। ठीक। रंध्र, पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जिन्हें रंध्र कहते हैं। रंध्र गैसों का वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी होती है। रंध्र से ही गैसों का क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी होती है। छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। पर्णवृंत, पर्ण का वह भाग जो पर्ण फलक और पर्णाधार को जोड़ने का कार्य करता है उसे हम पर्णवृंत कहते हैं। ठीक, आइए इसके बारे में भी जानते हैं। विभिन्न पौधों में पर्णवृंत की उपस्थिति और उसकी आकृति संरचना के आधार पर पत्तियों में पर्याप्त विविधता दृष्टिगोचर होती है। जिन पौधों की पत्तियों में पर्णवृंत उपस्थित होते हैं ऐसी पत्तियों को संवृत्त कहते हैं, जैसे पीपल। अब देखिए इसके विपरीत, देखिए पीपल में दिख रहा है ना, जिन पौधों की पत्तियों में पर्णवृंत उपस्थित होते हैं ऐसी पत्तियों को संवृत्त कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए इसके विपरीत कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे आग की पत्तियों में पर्णवृंत अनुपस्थित होते हैं। इस प्रकार पत्तियों को अवृंत कहते हैं। क्या कहते हैं, अवृंत कहते हैं। देख रहे हैं डायरेक्ट यहाँ पर है, अवृंत कहते हैं। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा तने से जुड़ी होती है उन्हें पर्णवृंत कहते हैं। पत्तियों का वह हिस्सा जो तने से जुड़ी होती है उन्हें पर्णवृंत कहते हैं। ये एक बार एक लाइन में आप समझ सकते हैं। क्षेत्र के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। जलोढ़विद, हाइड्रोफाइट, इस प्रकार के पौधे पानी में पाए जाते हैं। इनकी जड़ों का विकास कम होता है। इनकी पत्तियां सक्रिय और पतली होती हैं। इन पत्तियों के ऊपर मोम की पतली परत चढ़ी होती है जिससे वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा जल की हानि कम होती है, जैसे हाइड्रिला हो गया, जल लिली हो गया, कमल हो गया आदि, सिंघाड़ा हो गया। अब हाइड्रोफाइट की बात करेंगे। होलोफाइट है। हेलोफाइट में अगर हम देखें तो ये लवणोभिद पौधे होते हैं। ये दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं तथा पौधों की जड़ें जमीन के ऊपर निकली हुई होती हैं, जैसे साल्ट मार्श। अब मेसोफाइट समोद्भिद क्या होता है, ये खेती योग्य जमीन पर पाए जाने वाले पौधे समोद्भिद कहलाते हैं। पौधों का तना ठोस शाखायुक्त होता है, जैसे गेहूँ, धान, टमाटर, मक्का, गन्ना। ये समोद्भिद मेसोफाइट होते हैं। इनका चित्र आप देख लीजिएगा। अब मरुभिद, इन्हें जीरोफाइट कहते हैं। इस प्रकार पौधे मरुस्थल क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मरुस्थल क्षेत्रों में पानी कमी होने से वाष्पोत्सर्जन क्रिया अधिक न होने के कारण इनकी पत्तियां कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। पौधों की पत्तियां छोटी तथा जड़ें गहरी होती हैं, जैसे एक्सिया, नागफनी, यूफोबिया, कैक्टस आदि। जल की तलाश में खूब गहराई तक जाती हैं और वाष्पोत्सर्जन न उसके लिए पत्तियां होती नहीं, अगर होती हैं तो छोटी होती हैं। अब हम पौधों के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, पौधों के महत्व के बारे में। मानव जीवन में पौधों का विशेष महत्व होता है। पौधे हमारे चारों ओर पाई जाने वाली हवा को शुद्ध करते हैं। विभिन्न माध्यमों से उत्सर्जित होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। इस तरह कहा गया है कि पेड़ पौधे प्रकृति में संतुलन बनाए रखने में सहायक हैं। वातावरण में गैसों का संतुलन बनाए रखने या मृदा क्षरण को रोकना उसकी उर्वरकता शक्ति को बढ़ाने में सहायक होता है। साथ ही साथ इनसे जीवन निर्वाह के लिए अनाज, सब्जियां, खाद्य तेल, फल, मसाले, पेय पदार्थ, विभिन्न प्रकार की औषधियाँ मिलती हैं जो निम्न प्रकार से हैं। ये कहीं के टाइपिंग में एरर हो गया है, त्रुटि हो गई, तो मुझसे सुधारता हुआ भी आगे चल रहा हूँ। ठीक है, हाँ, इसकी भी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। अब हम पौधों से प्राप्त होने वाली सामग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नोट्स में अगर कोई जानकारी हो तो E-Learning विद दुर्गेश के नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। इसकी PDF नोट्स आपको मिल जाएगी। मेरे द्वारा ये सब क्लासेज निःशुल्क देशित में राष्ट्रित में है। अनाज प्रदान करने वाले मटर, अरहर, चना के जो पौधे हैं ये अनाज पैदा करते हैं। सब्जियां, देखिए जड़ से, जो सब्जियां जड़ से मिलती हैं, मूली, चुकंदर, गाजर और सलजम।
तनों से क्या क्या सब्जियां मिलती है? अरुई, आलू, अदरक। यहाँ से आपको कई प्रश्न क्लियर हो जाएंगे, कूट वाले सवाल आते हैं, कौन सा जड़ है, कौन सा तना है, कौन सी पत्ती है। ठीक है। पत्ती सरसों, बथुआ, पालक, मेथी। फूल से कचनार और फूलगोभी। फल से टमाटर, तुरई और भिंडी। तो ये सब्जियां हैं जो जड़, तना, पत्ती, फूल, फल आदि के रूप में हम प्रयोग करते हैं। खाद्य तेल की बात करें तो फूलों से भी तेल निकलता है, जैसे गुलाब और चमेली का। फलों से भी तेल निकलता है, जैसे नारियल का तेल। बीजों से भी तेल निकलता है, जैसे तिल का तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल। अगर हम फल की बात करें तो फल में सेब, केला, अमरूद, आम आते हैं। ठीक है। ये पौधों के नाम हैं और ये प्राप्त होने वाली सामग्री। मसाले हैं लौंग, इलायची, तेजपत्ता, काली मिर्च, अदरक। पेय पदार्थ की बात करें काफ़ी एरबिका, चाय कैमेलिया साइनेंसिस, काफ़ी एरबिका। तो ये पेय पदार्थ हो गए। रेशेदार पदार्थ में जूट, सन और कपास। अब हम औषधियों की तरफ बढ़ते हैं। पेनिसिलियम कवक, एट्रोपिन बेलाडोना, कुनैन सिंकोना। ये पौधों के नाम है। पेनिसिलियम, इसके पौधों का नाम क्या है? कवक। जिससे एट्रोपिन प्राप्त होता है वो पौधे का नाम क्या है? बेलाडोना। जिससे कुनैन प्राप्त होता है सुनैन। सिंकोना वृक्ष की छाल से कुनैन प्राप्त होता है जो जिससे मलेरिया की दवा बनती है। अब कुछ विशेष प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्रोटन है। पहला क्या है? क्रोटन। इस पौधे की बुआई फसलों के साथ की जाती है, क्योंकि क्रोटन पौधा यह बताने में सक्षम होता है कि फसल में पानी की आवश्यकता है या नहीं। इस पौधे की जड़ें जमीन में अधिक गहराई तक नहीं पहुंचती। खेत में पानी की मात्रा कमी होने पर यह मुरझाने लगता है। इससे पता चलता है कि फसल की सिंचाई की जरूरत है। ठीक है। क्रोटन। बरगद। क्रोटन से परीक्षा में सवाल आ चुके हैं। बरगद एक विशाल वृक्ष होता है जिसकी शाखाओं से जड़ें निकलती हैं। ये जड़ें स्तंभ का कार्य करती हैं। जड़ों को स्तंभ जड़ें भी कहा जाता है। खेजड़ी का वृक्ष। खेजड़ी एक ऐसा वृक्ष है जिसको अधिक पानी की जरूरत नहीं पड़ती। खेजड़ी खेती मुख्यतः भारत के रेगिस्तान क्षेत्रों में की जाती है। यह एक छायादार वृक्ष होता है। खेजड़ी के उपयोग में आने वाली फलियों का प्रयोग सब्जी के रूप में। खेजड़ी की छाल किस काम में आती है? ये दवा बनाने के काम आती है। औषधि के रेगिस्तानी ओक, ये ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान क्षेत्रों में मिलता है। इनकी जड़ें गहरी होती हैं। यह पानी में स्थित रहता है। इस क्षेत्र में रहने वाले लोग पाइप की सहायता से पानी को रेगिस्तान की ओक वृक्ष से बाहर निकालते हैं। जो रेगिस्तानी ओक है इसके अंदर पानी तो ज़रूरत महसूस होती है पशुओं को पिलाने के लिए, अन्य कामों के लिए, तो रेगिस्तानी ओक से ही पानी को निकाल लिया जाता है। अब हम एक वृक्ष पढ़ेंगे, केला। केला का पौधा आकार छोटा, हरे रंग के तने का होता है, अत्यधिक कोमल होता है। इसके फूल और फल दोनों खाए जाते हैं। घटपर्णी। अगर बात करें कीटभक्षी पौधों की तो घटपर्णी कीड़े मकोड़े, चूहे, मेढकों तथा अन्य छोटे जीवों को खाने वाला एक कीटभक्षी पौधा है जिसका आकार और बनावट घड़े के समान होती है। इसके द्वारा निकली गई खुशबू कीड़े मकोड़े आकर्षित होकर इसके अंदर चले जाते हैं, जिसको पचाकर ये भूमि में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करती है। इंपॉर्टेंट है। घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है? ये पौधा भारत के मेघालय, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। इसका क्या नाम है? कमेंट करके बताइएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। कीटभक्षी पौधे क्या हैं? कीड़ों आदि को भक्षण करने वाले पौधों को कीटभक्षी पौधे कहते हैं। कीटभक्षी पादप के उदाहरण की बात करें, ड्रोसेरा है, नेप्थनीज है, यूट्रिकुलेरिया है, पिक्चर प्लांट है। कीटभक्षी पौधों को उदाहरण अगर और बात करें तो पिक्चर प्लांट है, ड्रोसेरा है, डायोनिया है, सेरोसेनिया है, यूट्रिकुलेरिया है। कीटभक्षी पौधे कीटों का भक्षण क्यों करते हैं? कीटभक्षी पौधे कीटों का भक्षण भूमि में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए करते हैं। इनके कुछ नाम दिए गए हैं, इनको ध्यान से देख सकते हैं आप लोग। और आप लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े जाइएगा। वीडियो को जहाँ भी देख रहे हैं वीडियो को शेयर करिएगा। ये निःशुल्क क्लास है मेरे द्वारा, चाहे ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं पेज को फॉलो करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। नए आ रहे हैं चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। डायोनीमा है कीटभक्षी पौधा, ड्रोसेरा है, सेरोसिना है, यूट्रिकुलेरिया है, पिक्चर प्लांट है, ये कीटभक्षी पौधे हैं। पीचर प्लांट है।
इसके बाद इसके सलूशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, इससे जुड़े हुए प्रश्नों को भी सॉल्व करते हैं। आइए इसका एनसीईआरटी सलूशन देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न उत्तर दोनों दिया गया है, नोट्स में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ठीक करके आपको बताना है। तना मिट्टी जल खनिज अवशोषित करता है, तो आप जानते हैं जड़ जो है मिट्टी से जल और खनिज का अवशोषण करता है। ये सेंटेंस बनेगा। पत्तियाँ पौधों को सीधा खड़ा रखती हैं, इसका सेंटेंस क्या बनेगा कि तना पौधों को सीधा खड़ा रखती हैं। इसका सेंटेंस बनेगा जड़ें जल को पत्तियों तक पहुँचाती हैं, तो क्या होगा, तने जल को पत्तियों तक पहुँचाती हैं। जड़ें जल को पत्तियों तक पहुंचाने का काम करती हैं। अच्छा, तो यहाँ पर इसका देखिए सलूशन दिया गया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तने जल को पत्तियों तक पहुंचाती हैं। पुष्प में बाह्य दल पंखुड़ियों की संख्या सदा असमान होती है। यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर जुड़े हों तो उसकी पंखुड़ियाँ आपस में अलग होंगी। यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियाँ परस्पर जुड़ी हो, स्टिकेसर पंखुड़ियों से स्वतंत्र होंगी। ठीक है, अब चित्र बनाना है पत्तियों की। पत्ती का चित्र बनाइए आप लोग। पटल, पड़विंद, मुसला जड़ होगा। इसका कौन सी जड़ होगी, मुसला जड़। कैसे पता, कमेंट करके बताइए। यहाँ पे देखिए ये मुसला जड़ है, इसका चित्र बनाया गया है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एक चित्र बनाने के लिए आया है। कह रहा है कि हमने गुलाब के पुष्प का अध्ययन किया था। गुलाब के पुष्प के बारे में पंखुड़ियाँ हैं, बाह्यदल हैं। अब यहाँ प्रश्न उत्तर जुड़ा हुआ है। क्या आपने अपने घर के आसपास ऐसे पौधों को जानते हैं जिनका तना लंबा परंतु दुर्बल हो? इनका नाम लिखिए। ऐसे पौधों को हम साग कहते हैं जिनका तना लंबा और दुर्बल हो। टमाटर, तोरी, सरसों। पौधों के तने में के क्या कार्य है? तना पौधों को सहारा देता है। तना जल खनिज लवणों को संवहन करता है। यह पौधों के लिए भोजन का संचय भी करता है। अब हम प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। किसमें से किन पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास पाया जाता है? तुलसी और गुड़हल में। यदि किसी पौधों की जड़ रेशेदार हो तो उनकी पत्तियों का सिरा विन्यास किस प्रकार होगा? समांतर सिरा विन्यास होगा। कैसा होगा? समांतर सिरा विन्यास होगा। प्रश्न नंबर 7, यदि किसी पौधे की पत्तियों में जलिका रूपी सिरा विन्यास हो तो उनकी जड़ें मुसला होंगी। क्या आप पत्तियों को देखे बिना उनकी पहचान कर सकते हैं? कैसे? हाँ, हम पत्तियों को देखे बिना उनकी पहचान हम उनके जड़ के आधार पर कर सकते हैं। यदि जड़ मुसला जड़ हो तो उनकी पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास होंगी, जबकि रेशेदार जड़ों वाले पौधों की पत्तियां समांतर सिरा विन्यास की होती हैं। किसी पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। बाह्य दल, पंखुड़ी, स्त्री केसर, पुष्प का मादा भाग, पुकेसर पुष्प का नर भाग। ठीक है, 9 में अगर आप देखें तो पुष्प की इन भाग में बाह्य दल है, पंखुड़ी है। स्त्री केसर में वर्तिका गृह, वर्तिका अंडाशय। पुकेसर में परागकोश, तंतु है। निम्न में से पौधे के आपने देखे हैं, कौन कौन से पौधे देखे उसका नाम लिखना है आपको। पौधों के उस भाग का नाम लिखिए जो आप अपना भोजन बनाते हैं, कमेंट करिएगा। पौधों की पत्ती से अपना भोजन बनाते हैं, उस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पुष्प किस भाग में अंडाशय होता है? तो स्त्री केसर भाग में अंडाशय होता है। ऐसे 2 पुष्पों के नाम लिखिए जिनके प्रत्येक में संयुक्त और अलग अलग पंखुड़ियाँ हों। संयुक्त बाह्यदल और पंखुड़ियाँ धतूरा में होती हैं। पुष्प जिनके पृथक बाह्यदल पंखुड़ियाँ होती है गुलाब में। इसी के साथ आप लोग नोट संबंधी जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो को शेयर किया, लोगों तक पहुँचाया, हम इसकी और आगे सीरीज लेकर आएंगे। 6 से 12 तक की सभी एनसीईआरटी पढ़ेंगे। बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री की तीनों क्रमवार रूप से पढ़ाएंगे। लेकिन उसके लिए आप लोग वीडियो में क्लास में डेली समय से समय तक के लिए बने रहिएगा। इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों तक साझा करिएगा, सभी मित्रों तक पहुँचाइएगा। आप सभी का आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एनसीईआरटी की सेशन आपके लिए कंटिन्यू रहेगी, लेकिन आप लोग भी सपोर्ट करिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, कम से कम 10 लोगों को शेयर करिए। 10 लोगों को बताइए कि ई लर्निंग विद दुर्गेश पर एनसीईआरटी की 6 से 12 तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में नोट्स उपलब्ध हैं। ऐप पर जाकर नोट्स को पढ़ भी सकते हैं। थैंक यू।